नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 यानी कार्यपत्रक संख्या 24 को। यह आपकी 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 5th चैप्टर जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद इस चैप्टर को जारी रखेंगे। इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। हमने पढ़ा था कि सैनिक कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत सारे कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति या बगावत होती है। उसके बाद हमने समझा कि 1857 की क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ, कौन से महत्वपूर्ण नेता थे, कौन से महत्वपूर्ण केंद्र थे और 1857 की क्रांति असफल क्यों रही। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, यानी जितना क्रांति के अंदर हुआ था उसके बाद उससे कहीं ज्यादा होता है। तो क्या क्या उथल पुथल होती है, क्या क्या बदलाव आते हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में पढ़ने और समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो विद्रोह के बाद की जो साल है उसमें क्या बदलाव आते हैं। तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, यानी 2 वर्ष से ज्यादा समय लगा था उन्हें दोबारा से कब्जा जमाने में। हालांकि उस वक्त की अगर बात करें तो भारतीयों में एकता नहीं थी, एक नेता नहीं था, एक उद्देश्य नहीं था, वो हौसला नहीं था, वो जज्बा नहीं था कहीं न कहीं, क्योंकि वो अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को दोबारा नियंत्रण पाने में लगभग 2 साल लग गए थे। लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे, कि उन्हें अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने वही सब कुछ दोबारा करने का प्रयास किया तो हो सकता है दोबारा से इस प्रकार की क्रांति हो। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो वैसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। उन्हें ये बात भी अच्छे समझ में आ गई थी कि इस बार भारतीयों ने गलती कर दी है, लेकिन उन गलतियों से वो सीखेंगे और अगली बार हो सकता है कि अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर लेकर के देश से भागना पड़े। इसलिए वो उन नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और बहुत सारे उन्होंने बदलाव किए। कौन कौन से बदलाव किए? पहला, जो ब्रिटिश संसद है उन्होंने 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार थे वो ले लिए, छीन लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भंग कर दिया गया। ठीक। और सारे अधिकार किसको दे दिए गए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी भारत है वो सीधे तौर पर किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया, ब्रिटेन के अधीन आ गए। पहले हम किसके गुलाम थे? एक कंपनी के गुलाम थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। अब हम सीधी तौर पर ब्रिटेन के अधीन आ गए थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि वहां पर एक विशेष तौर पर मंत्री है वो नियुक्त किया गया। किस मामले का? जो भारत से संबंधित मामलों को देखेगा। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ठीक। यानी कि ये सब कुछ बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव था कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं रही, उसके अधीन हम नहीं रहे, बल्कि हम सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए और यहाँ पर शासन व्यवस्था को देखने के लिए भारत सरकार मंत्री की नियुक्ति की गई। उसके बाद दूसरा जो बड़ा बदलाव आया वो था कि भारत में पहले गवर्नर जनरल होते थे। कौन होते थे? गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुखिया होते थे, हमारे देश के मुखिया कह लीजिए। ठीक। सारी पावर उन्हीं के पास होती थी। अब उसका ओहदा बदल दिया गया। ठीक। अब क्या कहा जाने लगा? उसे वायसराय कहा जाने लग गया। तो एक ये भी बड़ा बदलाव था। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी पहले वो कंपनी के प्रतिनिधि थे, अब किसके? अब वो इंग्लैंड के जो सम्राट या फिर साम्राज्य यानी कि राजा या रानी जो भी होंगे उनका निजी प्रतिनिधि उनको घोषित कर दिया गया। और फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेवारी सीधे तौर पर अपने हाथ में ले ली। यानी हम सीधे तौर पर उन्हीं के हाथ में आ गए। कंपनी है उसको बीच में से हमने हटा दिया। ठीक। हमने क्या हटाया? अंग्रेजों ने हटा दिया। उस पर नेक्स्ट जो बदलाव आया कि देश के सभी शासकों को, जो नवाब थे, राजा थे, राजकुमार थे, उनको भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके इलाके के ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों को, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्र, गोद लिए पुत्र हैं, उनको भी सौंपने की छूट दे देंगे कि आप अपना मौज कीजिए, आप अपना शासन चलाइए। हालांकि पता था कि उनके पास अधिकार नहीं है, पता था कि उनके पास शक्तियां नहीं, लेकिन नाम के लिए सही वो कोई पंगा और लेना नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की दोबारा से क्रांति हो। तो उन्होंने कह दिया कि आप जैसा चाहें वैसा आप अपने वंश को चला सकते हो। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करेंगे और इस तरह भारतीय नागरिकों को, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी। अब क्योंकि जो भारतीय शासक थे वो भी इस बात से भी खुश थे कि चलो ठीक है, हमें शासन चलाने की अनुमति दे रहे हैं। अगर ये दोबारा से इस टाइप का नीतियाँ लेकर के आए तो हो सकता है कि हमें आपसी एकता है ही नहीं, हम ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके, तो आगे समस्या बढ़ सकती थी। इसलिए वो भी सहमत हो गए कि चलो ठीक है, नाम के ही सही
लेकिन हम राजा नवाब तो बने रहेंगे। ठीक, तो ये भी एक बड़ी नीति में बदलाव था। उसके साथ साथ सेना को लेकर के भी बहुत सारे बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव किए गए? पहला, जो भारतीय सेना थी, उसमें भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया। पहले क्या था कि ज्यादातर भारतीय सैनिक होते थे। अब 1857 की क्रांति हुई थी, यहाँ गड़बड़ हो गई। भारतीय सेना की संख्या अधिक थी, ब्रिटिश या यूरोपीय जो सैनिक थे वो कम थे, अब भारी पड़ गए। और जब विद्रोह हुआ तो मतलब उनको भागना पड़ा वहां से, कई जगह पे ऐसी गड़बड़ हुई थी। तब उन्होंने भारतीय सिपाहियों का अनुपात था वो कम कर दिया, यूरोपीय सिपाही है उनकी संख्या बढ़ाने का फैसला लिया पहला। और यह भी तय किया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिख और पठानों से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाए। इसका मुख्य कारण था कि जिन इलाकों में विद्रोह हुआ था, जिन इलाकों में जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया था, उनको भर्ती नहीं किया जाए। उनको लगता था कि ये दोबारा विद्रोह कर सकते हैं। और जिन सम्राटों ने, जिन राजाओं ने, जिन नवाबों ने उनका साथ दिया था, जिन सैनिकों ने उनका साथ दिया था, उन्हें लगा था कि हाँ, ये हमारा साथ भविष्य में भी दे सकते हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ावा दिया गया। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस विद्रोह में बड़े पैमाने पर उनका हाथ था। ओके, तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन को जब्त कर लिया गया। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा और अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के धर्म और रीति रिवाजों पर भी कोई मतलब बदलाव नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हें यह भी लगा था, एक रिपोर्ट जो उन्होंने बाद में तैयार की थी, जो विचार विमर्श किया था, तो ये भी निकल के आया था कि आम लोग क्यों जुड़े। तो उन्हें लगा था कि आम लोग इसलिए जुड़े कि हम उनके धार्मिक रीति रिवाज थे, सामाजिक रीति रिवाज थे, उसमें इंटरफेयर कर रहे थे, टांग अड़ा रहे थे। इससे भारतीय लोग नाराज थे। इसके साथ साथ जो भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई, क्योंकि बहुत सारे जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उन्हें लगा कि ये जो जमींदार है भविष्य में भी हमारे लिए काम के बंदे हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए अच्छी अच्छी नीतियां लेकर के आए और उनको जमीनों पर स्थायी तौर पर अधिकार दे दिए गए। ओके, तो इस प्रकार से 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों का शासन तो यहीं पर आ, लेकिन उनकी नीतियों में थोड़ा सा नरम रुख आया। उन्हें लगा कि इनको साथ लेकर के हमें चलना है, यानी अपना उल्लू भी सीधा करना है, लेकिन कैसे करना है? आराम से करना है, प्यार से करना है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर आधारित है कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो 4 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न दिया गया, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए? यह हमें बताना है। किसमें? प्रशासन में। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया, एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन यानी कि शाही परिवार को हस्तांतरित कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसरॉय का ओहदा दे दिया गया, यानी कि 2 बदलाव आए। पहला थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियां लेकर के जो शाही परिवार है उसको दे दी गई, और दूसरा, अब गवर्नर जनरल के बजाय उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो ये 2 बड़े बदलाव आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेजों ने ये बदलाव क्यों किए होंगे? हमें बताना है क्यों किए होंगे ऐसे इतने बड़े बदलाव। तो भविष्य में किसी अन्य विद्रोह की संभावना से बचने के लिए अंग्रेजों ने इन परिवर्तनों को किया था, इन बदलावों को किया था, क्योंकि उन्हें लगता था भविष्य में दोबारा से ऐसा विद्रोह हो सकता है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये सारे बदलाव किए थे। तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, 1857 के बाद सेना में क्या क्या नए बदलाव किए गए, ये हमें बताना है। तो यह निर्णय लिया गया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया जाएगा और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहला तो यह था कि भारतीय सैनिक ज़्यादा थे तो उनके रेशो को कम कर दिया जाएगा और यूरोपीय सैनिक है उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक। दूसरा था कि अब गोरखा, सिखों और पठान सैनिकों की अधिक भर्ती की गई, यानी जिन इलाकों में या जिन सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया और जो उस विद्रोह में शामिल थे, विशेष तौर पर ब्राह्मण, उनकी संख्या को कम कर दिया गया था। ठीक। तो ये तीसरा हमारा प्रश्न हो गया। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, विद्रोह के दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले परिणाम थे, टिप्पणी कीजिए। यानी कि परिणाम कैसे थे? दूरगामी परिणाम थे। तो इसमें तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जो परिणाम थे वो दूरगामी थे। 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख परिणाम यह रहा कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत में कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया और ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज यानी कि क्राउन ने ग्रहण कर लिया, यानी कि हम सीधे तौर पर ब्रिटेन के अधीन आ गए। क्रांति के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, यानी पूरे तरीके से हमारा जो सिस्टम था वो बदल गया। कैसे बदला? क्योंकि पहले हम एक कंपनी का अधीन थे, हम
जो ब्रिटिश साम्राज्य उसके अधीन आ गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके परिणाम काफ़ी बड़े थे, दूरगामी थे और इन्होंने लंबे समय में सभी आयामों को प्रभावित किया था। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।